हाय, वेलकम बैक। अब तक अपन राजस्थान बोर्ड के हिसाब से 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। 3rd चैप्टर में आज एंट्री करने वाले हैं। 3rd चैप्टर का आज पहला वीडियो है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर 1 एनसीईआरटी की बुक में फिनिश हो चुका है और चैप्टर 2 अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कर लें आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं और कौन से बोर्ड में। सिलेबस दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम है, तो हम वैसे भी अपनी क्लास में तो सब कुछ कवर हो रहा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। दूसरी बात, इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आज के क्लास में हम क्या करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम इस चैप्टर का वो बेस देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में डेफिनेशन इतनी सारी हैं कि बच्चे सारी डेफिनेशन रखते हैं और मुझे नहीं पता फॉर सम रीज़न टीचर भी सीधा सीधा लिखवा देते हैं। टीचर्स को पता होता है पर टीचर्स भी सीधा सीधा लिखवा देते हैं, या उनको लगता है कि यार क्यों बिना मतलब इतनी मेहनत की जाए। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, बट सच यही है। और मैं नहीं चाहता, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि फिजिक्स में हम बिल्कुल नहीं रटेंगे, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि फिजिक्स में हम रटने वाले नहीं हैं। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में हम हर चीज़ कंसेप्चुअली ही लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम एक बेस डेवलप करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर वो बेस क्लियर हो गया तो इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। तो आज की क्लास में हम बेसिक कवर करेंगे इस क्लास का, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक हल्का फुल्का इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसका जो चैप्टर 11 से कनेक्शन है वो। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम की 2 चीज़ों को डिफाइन करेंगे, उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। अगर वो मैंने कवर कर लिया और उनकी डेफिनेशन मैंने अच्छे से कवर कर ली तो ये चैप्टर फिर ख़त्म है। फिर इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है। फिर इस चैप्टर में बस वो डेफिनेशन प्लस पुराने चैप्टर्स का बेसिक। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, वेलकम बैक। तो यहाँ पर आए, इससे पहले इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। आप ये पूछेंगे कि हमारे पास 2 चार्ज थे, Q1 Q2। हमको मालूम था कि ये दोनों एक दूसरे पे कूलाम फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी थी। इस कूलाम फोर्स के अलावा मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ रहा है? मैंने कहा था कि भाई ये दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये फील्ड फोर्स है। ये फील्ड फोर्स है तो ये कौन सा फील्ड है, किस तरह का फील्ड जनरेट कर रहा है, उसके लिए मैंने क्वांटिटी डिफाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार कौन रिप्रेजेंट करने पर समझने बैठेगा हर पॉइंट पे, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट देखा। ये मैंने देखा था चैप्टर 1 में। फिर चैप्टर 2 में जब मैं आया तो मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने आप से ये कहा कि ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि ये गॉस लॉ वाला फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ये देखने की कोशिश की। इसमें मैंने फिर से कुछ नई चीज़ें देखी, जैसे कि ये सरफेस एरिया वेक्टर क्या है, ये फ्लक्स किस चीज़ का नाम है। मैंने ये देखा कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, फ्लक्स 0 भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0। फ्लक्स का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये चीज़ हम कहीं ना कहीं यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और 2 वेक्टर के बीच में जब जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो उनका प्रोडक्ट मुझे स्केलर देता है। मतलब उनके प्रोडक्ट से मुझे जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर नहीं होती। यानी कि मैं इसको EDS cos थीटा भी तो लिखता हूँ ना। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो चार्ज स्केलर है, ये स्केलर है, यानी कि फाइनाइट स्केलर होने वाला है। ठीक है, इतना सब मैंने देखा और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। फिर मैंने कहा कि गॉस लॉ लगा लो तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ये सब मैंने कर लिया। तो अब सवाल उठता है कि अगर मेरे पास इस चीज़ में मतलब 2 चार्जेस से रिलेटेड इतने सारे हथियार ऑलरेडी हैं, है ना, कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स, एरिया वेक्टर, तो मुझे कोई नई चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो गई। उसका जवाब ये है कि जब भी हम फोर्स से डील करते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स का बेसिक फंडा होता है फोर्स को समझना, फोर्स को पकड़ना।
ठीक है। और जब भी हम फोर्स को पकड़ते हैं, यहाँ पे एक फोर्स है ना, ये सारी चीज़ इसी फोर्स ने तो शुरू की, तो हम फोर्स को दो तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। जब भी हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो उसको देखते हैं या तो वो कंजर्वेटिव है या वो नॉन कंजर्वेटिव है। अभी यहाँ पे टेंशन मत लेना, हम आएंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो कंजर्वेटिव है तो क्या होता है कि मैं उसके उस फोर्स के रेस्पेक्ट में हर फोर्स के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। अगर वो कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव पे नहीं लगा सकता पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अच्छा, इसका फायदा ये हो जाता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकता हूं तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकता हूं, फॉर्मूला लगा सकता हूं। और प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाने से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप देखेंगे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हालांकि अपन 11th में कवर की हैं। फिर से 11th के पाप हमको दुखी करने वाले हैं, तो हम इस चीज़ को डीप में नहीं करेंगे, पर एक 10-15 मिनट का बेसिक कवर करेंगे जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मैं वापस पढ़ा दूँगा। उतना डीप में नहीं जा सकता तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, पर उतना कर दूंगा कि स्टिल आप लोगों ने 11th में उस लेवल पर नहीं पढ़ा होगा जितना हम अभी के 15 मिनट में 20 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर से समझो, हमने फ्लक्स क्यों पढ़ा था, रिलेट करने की कोशिश करो। हमने फ्लक्स इसलिए पढ़ा था कि हमने कहा था जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे रिंग पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठूंगा तो तरीका तो यही बोलता है कि छोटा सा एलिमेंट लो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो। हर बार मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता, तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक पढ़ी थी, गाउस लॉ सर की। सेम मेथड, सेम कंसेप्ट होता है यहाँ पर कि ये एक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स। मैं चेक करूँगा कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ये कंजर्वेटिव निकला तो मैं इस पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दूंगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाया तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। और अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ किसी फोर्स पर, तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ऐसे यहाँ पे भी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है ये नए हथियार उठाने का। तो बेसिकली मैं चेक करूँगा कि यह कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर है तो मैं यह डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 11th का बेस उठाते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए एक एग्जांपल ले लो। मान लो ये ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पे मैंने ये फोर्स लगाया, ये फोर्स थीटा एंगल पर है। इस फोर्स की वजह से मान लो इस ब्लॉक ने dr डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस फोर्स ने इस ब्लॉक पर काम किया? काम किया तभी तो हिला ना। तो मैं कह सकता हूं ना कि इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे काम किया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या इस एंटायर फोर्स ने इस ब्लॉक पे काम किया या इस फोर्स का कोई एक हिस्सा ही इस ब्लॉक पे काम कर रहा है? यहां से चीजें निकल के आएंगी, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। जब फोर्स ऐसे लग रहा था तो मैंने ये देखा कि अगर ये एंगल थीटा है, ये आर के साथ, देखो इसको आप ऐसे सीधा सीधा लेके आओगे तो बेसिकली आर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा समझ लो। आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो इस डायरेक्शन में ना, तो आर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स थीटा एंगल पर है तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो मैं देखूंगा ये कंपोनेंट है एफ कोस थीटा और ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। याद आ रहा है, चैप्टर 1 में पढ़ा है। अभी अगर मैं देखूंगा कि ये जो एफ साइन थीटा है ना, ये तो ब्लॉक को नीचे की ओर दबा रहा है, तो इसकी वजह से तो डिस्प्लेसमेंट आया नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस में हुई है और ये फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में, एक्स वाई। तो एफ साइन थीटा तो लग रहा है वाई एक्सिस में, इसकी वजह से तो डिस्प्लेसमेंट आया नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया? एफ कोस थीटा की वजह से। यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट, देखो फोर्स तो ये लग रहा था, ये था फोर्स, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि थीटा या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है,
वही काम करता है। यानी कि जब मैं काम की डेफिनेशन निकाल रहा हूँ किसी फोर्स के लिए, तो वो होती है फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। एफ कोस थीटा ही इसको मूव करेगा, एफ कोस थीटा इंटू डी आर। ये आपको जाना पहचाना नजर आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, और ये मुझे दे रहा है एक स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि डी डब्ल्यू को मैं डिफाइन कर दूंगा फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर। ये तो हो गई फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ और वर्क के साथ रिलेशनशिप। समझ में आ गया अच्छे से? यानी कि मुझे समझ में आ गया किसी भी बॉडी पे, यहां से आप क्या समझ में आएगा आपको, दो चीजें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क के साथ कैसे रिलेट करते हैं। दूसरी चीज, जब भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट वर्क करता है। ठीक है, अब फोर्स को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिफाइन करने में सिंपल सा रास्ता ये है कि देखो, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर फोर्स लगा के मैं किसी बॉडी को लाऊं, मान लो ऐसे ले आया, हो सकता है मैं ए से बी तक ऐसे लाया, हो सकता है मैं 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 ऐसे लाया। ए से बी तक लाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर ए से बी तक किसी पार्टिकल को लाने में जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा किया हुआ काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कौन से रास्ते से लेके आओ इससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से पड़ता है। अगर मतलब घुमा फिराकर, इसका दूसरा मतलब क्या है, घुमा फिराकर अगर मैं ए पर ही वापस पहुंच जाऊं तो इसने कोई काम नहीं किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, तब तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है बस। मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आया, कैसे आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, घुमा फिरा के आया, अगर घूम कर वापस वहीं पे आ गया तो वर्क जीरो हो गया, मतलब क्लोज लूप में वर्क जीरो हो गया, तब तो हो गया कंजर्वेटिव। और अगर किस रास्ते से लेके आ रहे हो वो हर रास्ते पे आने पे नया वर्क मिल रहा है तो होता है नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ गया? अभी के लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर करके जाएगा। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव कब होता है, जब अगर मैं ए से बी तक किसी बॉडी को लेके आऊं तो उसको लाने के रास्ते पर मेरा काम डिपेंड ना करे, वर्क जो हो रहा है ना वो रास्ते पे डिपेंड ना करे, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। कैसे आया इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन से रास्ते से आया कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो है कंजर्वेटिव। और अगर रास्ते पे फर्क पड़ता है तो है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने 11th में एक कंसेप्ट देखा था और वो कंसेप्ट ये कहता था कि किसी भी पार्टिकल पर अगर मैं वर्क करता हूं तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों ही फोर्स पे ये फॉर्मूला लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, किसी भी पार्टिकल पे जब किसी फोर्स की वजह से वर्क होता है तो जो नेट फोर्स की वजह से वर्क होता है ना, नेट फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो इक्वल होता है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। मतलब अगर मुझे किसी ने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दे दी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दे दी तो मैं डायरेक्टली हाफ mv² माइनस हाफ mv², यहाँ की वेलोसिटी की यहाँ की वेलोसिटी निकाल के डायरेक्टली चेंज निकाल दूंगा, वही नेट वर्क डन होता है। और ये थ्योरम होती है। ये कहाँ से आया, इसके लिए अपने को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखना पड़ता है, पर वो अभी ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ मैं थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको। हम इस चीज़ की ब्यूटी समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम ये कहना क्या चाह रही है, हम अभी यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ से मतलब रख रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से समझना।
आज आपके 11th के बहुत फंडे क्लियर होने वाले हैं, इसलिए मैं मैथ पे कम और कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करूँगा आज की क्लास में। मतलब कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, ध्यान से सुनना, इस क्लास का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स हो, उसकी वजह से जो वर्क होता है वो वर्क हम डायरेक्टली उस पार्टिकल की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2 दी हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ की काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ही नेट वर्क डन होता है। इसी थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। लेकिन जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो मैं उसके साथ एक और चीज़ एसोसिएट करता हूँ। कैसे? उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लो। मान लो ये दो चार्ज रखें प्लस माइनस, जल्दी जल्दी देखना, बहुत बड़ी चीज़ें कवर होने वाली हैं, ठीक है। ये मान लो किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं R1, ये प्लस को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस को ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट। इस वक्त इस सिस्टम में और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, F कूलाम फोर्स या F इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इस पॉइंट पर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लेके आऊँ, ध्यान से सुनते जाना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मेरे सिस्टम में दो फोर्स हो गए, एक कूलाम फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर मैं इस एक्सटर्नल फोर्स से इसको इधर धक्का मार दूं और इसको इधर धक्का मार दूं, है ना, तो मेरे सिस्टम में इधर एक वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी v1 और इधर एक वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी v2, और ये टाइम है t1। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कहा ए कॉन्फ़िगरेशन। समझते जाना ध्यान से। अभी सिस्टम में कितने फोर्स हैं? दो, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल है कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने इधर धक्का मारा जिसकी वजह से ये वेलोसिटी जनरेट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस धक्के की वजह से ये चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा और ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये वेलोसिटी कम हो जाएगी v1 से? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के धक्के की वजह से इस पे वेलोसिटी आई, लेकिन कूलाम फोर्स लगातार इसको अंदर की ओर खींच रहा है। मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा तो मैं आगे भाग गया, लेकिन एट द सेम टाइम कोई दूसरी चीज, मतलब एक कूलाम फोर्स मुझे लगातार फील्ड लगा के खींच रहे, आबरा का डाबरा करके। समझना, किसी ने मुझे धक्का मारा एक्सटर्नल फोर्स ने, अब मैं आगे भागा, लेकिन सेम टाइम एक इलेक्ट्रिक फोर्स मुझे पीछे की ओर ले जाना चाह रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये मेरी आगे की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर रुक जाएगी और फिर मैं वापस पीछे आने लग जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये नई वेलोसिटी जो आएगी ना v1 डैश, क्या ये v1 से कम होगी? और ये v2 डैश, क्या ये v2 से कम होगी? तो अगर अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, यहाँ पे अगर मैंने निकाला डेल्टा के, यहाँ पे चलो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को मैंने नाम दे दिया k1, ठीक है। यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं k1 डैश, तो k1 डैश k1 से तो कम ही होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी कम है। तो अगर कम है तो मेरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई? ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। लेकिन मैंने इसी पार्टिकल को, इसी सिस्टम को थोड़ा सा और अगर ऑब्जर्व करूं तो मैं देखूंगा कि मैं आगे भागा, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, अब मैं धीरे धीरे कूलाम फोर्स की वजह से वापस पीछे भागूंगा, तो कभी ना कभी मैं वापस इसी लोकेशन पे आ जाऊंगा। जब मैं वापस इसी लोकेशन पे आऊंगा तो एक्सपेरिमेंट में मैंने ये देखा कि जिस वेलोसिटी से ये इधर भागा था, उसी वेलोसिटी से ये वापस इस पॉइंट पर इधर आएगा, बस डायरेक्शन चेंज होंगी। लेकिन वेलोसिटी अगर इसकी v1 इधर थी और v2 इधर थी और सिस्टम में कोई और फोर्स नहीं लग रहा था, सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा था यहाँ के बाद, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पर ये v1 वेलोसिटी अपने आप जनरेट हो गई। तो मैं कहूँगा कि ये काइनेटिक एनर्जी k1 वापस आ गई, क्योंकि k1 तो क्या है, हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर। इसको डायरेक्शन से तो मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। तो अब एक सवाल उठता है कि ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी, यहां पर गायब हो गई और यहां पर वापस आ गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी थोड़े टाइम के लिए कहां चली गई थी? समझना इस चीज को। ये समझ गए तो इस चैप्टर में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी, अब मेरे सिस्टम में सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा था, सिर्फ कूलाम्ब फोर्स लग रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था।
उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम हुई और थोड़ी देर बाद मेरे पास वापस आ गई और एग्जैक्टली उतनी ही वापस आ गई। तो मैंने कहा कि ये एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में शिफ्ट हो गई होगी टाइम बीइंग के लिए, थोड़े टाइम के लिए। और ये जो नई एनर्जी हुई ना, ये जो नई एनर्जी में शिफ्ट हुई, ये एनर्जी, इसकी जरूर लोकेशन से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब वापस इसी लोकेशन पे आया तो मेरे को यही एनर्जी वापस मिल गई। तो मैंने एक नई एनर्जी डिफाइन की फिजिक्स में, उस एनर्जी को नाम बोला पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनते जाना, 11th के बहुत कंसेप्ट चमकने वाले हैं और यहाँ पे जरूरी है इसलिए करा रहा हूँ, मजबूरी है, वरना ये चीज़ अपने को कराने की जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन बेस है, बेस बन गया तो बहुत मजे आएंगे। ठीक है, यानी कि अब मैंने कहा कि ये काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां जब कम हुई ना, तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और जब मेरा सिस्टम वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में आया, वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में आया, मतलब वापस सेम डिस्टेंस आ गई, तो वापस काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से वो एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिफाइन करता हूं यू से। तो मैंने कहा कि सिस्टम जब मेरा ए पोजीशन पे था तब इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इन दोनों के सम को मैं बोलता हूं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलता हूं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जब सिस्टम दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आया तो K1 कम हो गया, तो मैं इसको K2 का नाम दे दूं, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो अब U2 बढ़ गई। और थोड़ी देर बाद वापस जब इसी कॉन्फ़िगरेशन में आया, सेम कॉन्फ़िगरेशन में आया, तो K2 वापस K1 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब U2 वापस U1 में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट में बार बार करके देखा, तो मैंने देखा मेरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे, इस कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हर बार बराबर रहती है, हर बार कांस्टेंट रहती है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, अब ध्यान से सुनते जाना। वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों तरह के फोर्स में लग सकती है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन जब मैं एक नए टाइप के फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, कूलम्ब फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, तो एक एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी एक नई एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होके, और वो हर लोकेशन पे कांस्टेंट है इनका सम। तो इसके सम को मैंने बोल दिया टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और मैंने ये कहा क्योंकि हर बार कांस्टेंट है तो इस एनर्जी को नाम दे दिया, या इस प्रिंसिपल को नाम दे दिया प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी कंडीशन तब लगी जब मैंने एफ इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट में मैंने ये भी पाया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये सारी चीज मैं नॉन कंजर्वेटिव पे डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह कोई और फोर्स लग रहा हो और वो कंजर्वेटिव नहीं हो, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, तो उसके लिए ऐसा होगा ही नहीं कि अलग अलग पॉइंट पर मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम आए। तो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी को ही डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो ये प्रिंसिपल ही नहीं लगा पाऊंगा। तो अब इस चीज को समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स पे लगती है, लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि होती है U, वो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का सम, उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का सम, ये हर पॉइंट पर बराबर चलता है, यानी कि किसी दूसरे पॉइंट पर U2 और K2 बराबर होंगे। ठीक है, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करूं, मतलब K1 को इधर लेके आऊं, U2 को इधर लेके जाऊं, तो देखना एक बहुत बड़ी चीज निकल के आएगी, K2 माइनस K1। K2 माइनस K1 क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है?
है ना, और U1 माइनस U2 का है, फाइनल ये है U2, तो यानी कि ये हो गया नेगेटिव ऑफ डेल्टा U। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहां पे भी डेल्टा के है, यहां पे भी डेल्टा के है। कंडीशन ये है कि ये डेल्टा के तो दोनों तरह के फोर्स पे लग रहा है, लेकिन ये डेल्टा के सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे लग रहा है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, यानी कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा K इज इक्वल टू W। और ये वर्क कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। ये वर्क कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स मेरा कौन सा है? कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। तो यानी कि ये जो फोर्स है, ये जो वर्क है, ये कंजर्वेटिव वर्क होना चाहिए। और ये वर्क ही तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर मेरा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और ये तो होता है स्मॉल वर्क, पूरा वर्क होता है, और मेरा 1 से 2 पोजीशन पे गया है ना, तो 1 से 2 पोजीशन पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ये मेरा लग गया फाइनल। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इस चीज को ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो। क्विक रिवीजन, इससे पहले हम चैप्टर 3 पर आ जाएं, ठीक है। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि F cos थीटा, सिर्फ वही काम करता है, वही काम करता है। तो काम को मैंने डिफाइन किया F cos थीटा इंटू dr। ये छोटा काम था, ये छोटा काम था। अगर मुझे पूरा काम निकालना है, छोटा काम ये है छोटे छोटे काम को जोड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना ही इंटीग्रेशन होता है। तो नेट वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, करेक्ट। पोजीशन A से B जब गया तो ये मेरा नेटवर्क डन हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा फोर्स दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो जब मैं पार्टिकल को A पोजीशन से B पोजीशन पे लेके आऊं तो वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करे। मतलब वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, किसी भी रास्ते से लेके आओ, A से B तक लाने में सेम वर्क लग रहा है तो कंजर्वेटिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव है। ये बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाया, ठीक है। और मैंने कहा कि यहां पे फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, किसी भी कंडीशन में ये बात ट्रू होती है। साथ में मैंने ये भी कहा कि नेट वर्क डन जो होता है ना, वो उसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, उसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, ठीक है। ये अपन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन चाहिए अलग से, लेकिन अपने को कंसेप्ट से मतलब है, तो अभी के लिए इसको समझ लो। इस थ्योरम को मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ भी रटने का नहीं है, सब समझने का है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये दोनों तरह के फोर्स में लगती है। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे स्टडी किया और मैंने कहा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस फोर्स के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं। आप समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का नाम है U। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है तो हर पॉइंट पर, हर कॉन्फ़िगरेशन पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट चलेगी, कंजर्व रहेगी। पॉइंट 1 पर U1 प्लस K1, पॉइंट 2 पे U2 प्लस K2, पॉइंट 3 पे U3 प्लस K3 हमेशा बराबर चलेंगी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता। कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जैसे एक बॉल है, इसको मैं अभी इस पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको ऊपर ले आया, तो मैंने कह दिया कि अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ गई, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे मैंने इसको छोड़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और ये बॉल नीचे आ गई। बस वही कंसेप्ट है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रह रही है, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही, चेंज हो जाती है, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाती है।
यहाँ से मैंने इसको इधर उधर लेके गया और मैंने ये देखा माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, लेकिन ये चीज़ सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो मैंने यहाँ से डेल्टा के को W लिखा, लेकिन कंडीशन डाल दी कि फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए ताकि ये और ये दोनों लगा सकूं। तो माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू W हो गया। ये वर्क अब कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, तो ये वर्क हो गया कंजर्वेटिव। और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पोजिशन 1 से पोजीशन 2, और यहाँ पे फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये मेरा नेट फाइनल डिसीजन हो गया। अब देखना ध्यान से, अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन चेंज करते वक्त इस बात का ध्यान रखूं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, यानी कि डेल्टा के जीरो हो, चेंज जीरो हो, तो उस पर वर्क डन जीरो होगा, तो उस पर वर्क डन जीरो होगा। और अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसका मतलब, और अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि उस पार्टिकल पे कौन से दो फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है ना, और एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। याद करो, दो चार्ज इधर है, इधर एक कूलॉम्ब फोर्स लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स से मैंने धक्का मारा, तो बस एक तो कंजर्वेटिव फोर्स है और एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसके अलावा तो मेरे सिस्टम में और कोई फोर्स ही नहीं है। तो काम या तो ये करेगा या फिर ये करेगा, और इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने आने नहीं दी। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि W कंजर्वेटिव कौन सा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल फोर्स, या नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू W एक्सटर्नल फोर्स। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है डेल्टा के जीरो होना चाहिए। पार्टिकल को मूव करते वक्त पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। ये सारी बात समझ में आ गई? अगर ये सारी बात अगर समझ में आ गई तो मैं इस चैप्टर को शुरू कर सकता हूँ और ख़त्म कर सकता हूँ बिना डाउट के। इसको अच्छे से देख लो। अब इस चैप्टर के 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट और पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अभी चीज़ कंफ्यूज कर रही है, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर अपन उधर आएंगे। ओके, तो ये जो मेरा रिजल्ट आया, ये और ये रिजल्ट मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे लिख लेता हूँ। ये रिजल्ट मैं बार बार यूज़ करूँगा। मैंने क्या देखा कि इफ़ फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो मैं क्या कहता हूं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, है ना। और दूसरी चीज मैंने देखी कि अगर पार्टिकल को मूव करते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आने दूं तो नेट वर्क डन जीरो होगा। और अगर पार्टिकल में सिर्फ दो फोर्स काम कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल में इलेक्ट्रिक वर्क प्लस एक्सटर्नल वर्क ये जीरो हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये यही चीज़ है, मैंने वहां लिख दी है। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं फाइनली। ओके, इस चैप्टर में पहली चीज मैं डिफाइन करूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, बुक्स में लिखा हुआ है, एक्चुअली में होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं। फर्क पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशन भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए जब मैं ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता हूं ना तो मैं उसको कह देता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ना पढ़ें, बहुत सारी बुक्स में, थोड़ी सी नॉर्मल लेवल की बुक्स में
डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। बहुत सारे अच्छे टीचर बोलते बोलते शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी बोल जाते हैं, हो सकता है कभी कभी मैं भी बोल जाऊँ। इस चैप्टर में जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा, यानी कि डिफरेंस ऑफ यू। यू होता है पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन, ठीक है। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, वही चीज़ है। देखो डायरेक्टली डेफिनेशन बता रहा हूँ, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम, समझ में आ गया, कैन बी डिफाइंड एज, यहां से देखो डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा की डब्ल्यू। मेरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना, तो यहां पर सिर्फ फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक। पार्टिकल को मैं ए से बी पे मूव करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूव करते वक्त मैं डेल्टा के जीरो रख रहा हूं, मैं मूव करते वक्त डेल्टा के जीरो रख रहा हूं। ये मेरी कंडीशन है ताकि मैं ये लगा सकूं। और यही चीज होती है डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या है, एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर ए से बी, उसके आगे नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये समझ लो। अब इसको डिफाइन करो, यहीं सरी समझ भी लो, डिफाइन भी कर लो। जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन वही फॉर्मूला है। और फॉर्मूला डेफिनेशन कुछ नहीं है, पुराने कंसेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस नाम नया है। कपड़े नया पहन के हीरो नाच रहा है, कंसेप्ट 11th का ही है। देखो, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी चार्ज कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन, negative of work done by electric force while moving the charge from A to B, making sure that the change in kinetic energy of that point is zero। नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, यहां पे समझ लो क्या बोला मैंने। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी चार्ज Q, बोल दो, फॉर एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम can be defined as negative of work done by electric force while moving it from A to B, making sure that change in kinetic energy of that charge is zero, is known as change in electric potential energy। ये तो सारा वही है जो मैंने यहाँ पढ़ा है, नया क्या है? तो आप इसको रट क्यों रहे हो? इसको इसलिए रट रहे हो क्योंकि आपने 11th में मक्कारी की है। याद रखो, 11th में जहां जहां मक्कारी की है ना, वहां वहां 12th में पाप तो भुगतना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको 11th के वो कंसेप्ट वापस रिवाइज करा रहा हूं। तो बस आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, आप भी एफर्ट्स लगाओ, तभी मज़ा आएगा। तो जो मैंने आपको कहा है ना कि हर वीडियो को देखने के बाद समझ में आता है तो कमेंट करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि अपनी क्लास कहाँ चल रही है। क्योंकि मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग सरक गया तो फिर जो होगा वो शायद अच्छा नहीं होगा, और मैं वो दिन नहीं लाना चाहता। तो आपने पाप किए हैं, मैं आपके पाप धोने के लिए तैयार हूँ, पर आप कम से कम उठकर आओ तो सही, मेरा साथ तो दो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द भाषण, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ मैं, क्लास में तो मैं बहुत सुनाता हूँ। ओके, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद मैंने दूसरा पॉइंट डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी, या कहो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। ध्यान से देखना, पॉइंट का नाम दे दो, कुछ P दे दो, चलो, फॉर अ चार्ज Q। चार्ज की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली इतना डिफाइन कर लो। अभी मैंने पहला डिफाइन किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेल्टा U। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये समझ में आ गया, चेंज अगर ये है
अगर मैं किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं किसी एक पॉइंट को रेफरेंस ले लूँ, ध्यान से सुनना, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लूं और मैं कह दूं कि रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये तो मेरी अपनी समझ है। जैसे कि मैंने जब बॉल को यहां से उठाया और यहां पे रखा तो मैंने कहा ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। ये हमेशा आपकी सहूलियत होती है, हमेशा, लेकिन एक लॉजिक फॉलो करके करना चाहिए। तो मैंने कहा लेट u इंफिनिटी इज जीरो। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इन दोनों में से एक पॉइंट जीरो करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा कि जब पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब मैं इनफाइनाइट से उठाकर पी पे ले आता हूं, जैसे मैं यहां से ए से उठा के बी पे लाया तो ये हो गया यू बी माइनस यू ए, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर मैं यू फाइनल को P पॉइंट ले लूं और U इनिशियल को कहूं कि वो इनफाइनाइट से उठा के आया और मैं इसको कह दूं कि ये जीरो है, तो क्या मैंने एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर दिया? बस, यानी कि A की जगह इनफाइनाइट रख दो, पूरी डेफिनेशन में सब चीज़ वही है। यानी कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम, अब मुझे इनफाइनाइट से लेके आना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, है ना, मेकिंग श्योर दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। बस, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F इलेक्ट्रिक डॉट dr, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लेके आया? इनफाइनाइट से। कहाँ तक लेके आया? P तक। इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, यही हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। मैंने U इन्फिनिटी को जीरो मान लिया, तो यही हो गया U एट P। तो अब मैंने पोटेंशियल एक पॉइंट पर डिफाइन कर दिया। समझ में आ गया? देखो, ये समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप समझ में आएगा। इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है। अब तीसरी डेफिनेशन देखो। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूं चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, नोटेशन होता है P, चेंज हो गया डेल्टा P, सॉरी V, डेल्टा V। ठीक है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। F इलेक्ट्रिक जो होता है वो होता है उस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, Q इंटू E, चैप्टर 1 में पढ़ा है मैंने। मैं इस पूरी इक्वेशन को उस चार्ज से इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा, इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, और उसी चीज को मैं कहूंगा चेंज इन पोटेंशियल, बस और कुछ नहीं। तो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट सेम चीज, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। एक ही तरीके से याद रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज के लिए अलग अलग डेफिनेशन क्यों याद रखें? बुक्स में सबकी अलग अलग डेफिनेशन, एक याद करो सब याद करवाऊंगा, ये फायदा है। और इसका पलट के भी याद कराऊंगा, फिर उसका पलट के भी याद कराऊंगा। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। अब चार्ज कौन सा है? यूनिट चार्ज, तो मैं कहूंगा व्हाइल मूविंग अ यूनिट चार्ज, यानी कि चेंज इन, सॉरी ये V है, चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम A टू B पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या होता है? ये रहा F इलेक्ट्रिक डॉट dr वेक्टर डिवाइड बाई Q। मुझे मालूम है F इलेक्ट्रिक क्या है, Q इंटू E। Q बाहर आएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A से B। यही चीज है V फाइनल माइनस V
इनिशियल। ठीक है, मेकिंग श्योर डेफिनेशन में कि मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं ये चीज़ यूज़ कर पाऊँ। मैं ये कह दूँ कि जहाँ जहाँ W इलेक्ट्रिक है उस सब को मैं माइनस ऑफ W एक्सटर्नल से रिप्लेस कर सकता हूँ, ताकि मैं इसकी 4 नई डेफिनेशन लेके आऊँ। चौथा, अब मैं पढ़ूंगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट। V एट P, सेम जैसे मैंने ये डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओए इलेक्ट्रिक कौन लिखेगा बे गधे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, सेम वही। अगेन मैं कहूंगा कि मैं A से B पे लेके आ रहा हूं ना, तो एक पॉइंट की पोटेंशियल जीरो मान लेता हूं। फिर से मैं वही कहूंगा कि जब पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो मैं फिर से कह दूंगा लेट V इनफाइनाइट इज जीरो। बस, तो A से B पे लाने की जगह इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे ले आओ जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो। तो यानी कि पोटेंशियल, अब V लगाओगे, अब डेल्टा नहीं लगाओगे। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स while moving it from infinite to that point P per unit test charge Q is defined as potential at a point VP। ये चीज है F इलेक्ट्रिक डॉट dr वेक्टर डिवाइड बाई Q और लाया हूं इनफाइनाइट से P पर। F इलेक्ट्रिक Q ही, Q से Q कैंसिल, तो मैं इस बार डायरेक्टली लिख देता हूं और यही है V फाइनल माइनस V इनिशियल, VP माइनस V इन्फिनिटी। अगेन मैंने कहा ये जीरो हो गई, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया VP। मेकिंग श्योर कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ध्यान से देख लो, ये चैप्टर बेसिकली खत्म हो चुका है। ध्यान से देख लो, ये चीज समझ में आ गई तो फिर से बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी कंसेप्चुअल है, मत कहना प्लीज कि ये रटने वाली चीज है। देखो मेरा दिल टूट जाएगा, फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा निकलेगा। याद आ रहा है सारा? ये दोनों चीजें हैं ना, तो ये सारी अपने आप हो गई। कैसे? पहला, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कुछ नहीं है। ये देखो डेल्टा यू क्या होता है? W कंजर्वेटिव का नेगेटिव, है ना? तो यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, अब यहां पे कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स लगेगा? कूलॉम फोर्स को पकड़ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as negative of work done by electric force while moving the charge from A to B, making sure that change in kinetic energy of that point is zero, is change in electric potential energy। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां लाया? A से B, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई A से B, इसके आगे नेगेटिव साइन ये आ गया, और ये होता है पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो तो मैंने कहा A से B लाने की जगह है इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे ले आओ जिस पॉइंट का पोटेंशियल मानना है, और इनफाइनाइट की पोटेंशियल जीरो मान लेना। तो बस अब सारी डेफिनेशन वापस सेम रिपीट हो गई। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने सिर्फ ये कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्योंकि F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इंटू E आता है, तो मैं बार बार इस Q को लाने की जगह इस इक्वेशन को Q से इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं, तो मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैंने कह दिया कि ये सेम चीज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये सेम चीज पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गई मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फोर्स की जगह Q ही लिखूंगा, Q से Q कैंसिल कर दूंगा, अब मेरी इक्वेशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स रह गया। तो जो चार्ज मूव कर रहा है ना, वो चार्ज कैंसिल आउट हो गया। सेम जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिफाइन किया था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन कर दूंगा सेम, बस इसकी डेफिनेशन में डिवाइड बाई Q। अब A से B लाने की जगह इनफाइनाइट से P। ठीक है, अब यहाँ पर
कुछ रिलेशनशिप देख लो जो कि बहुत काम आएंगे। पहले तो इसको अच्छे से देख लो। अच्छा, बहुत सारी अच्छी बुक्स में नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया है उसकी जगह आप ये भी तो यूज़ कर सकते हो डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल वाइल मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी। करवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है उसको नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल को डब्ल्यू एक्सटर्नल से रिप्लेस कर सकते हो बस। तो 4 डेफिनेशन और कवर हो गई। कैसे? अगर एक्सटर्नल में डिफाइन करना है तो देखो, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स while moving it from A to B making sure that the change in kinetic energy is 0। तो अब ये नेगेटिव हटाते जाओ पूरी इक्वेशन में से, और जहाँ जहाँ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक आ रहा है डेफिनेशन में उसकी जगह डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख दो, तो 4 डेफिनेशन और याद हो गई। तो अब मैं अलग अलग क्यों याद रखूँ? मैं तो बस ये याद रखूँगा कि अगर डेल्टा के 0 है तो डब्ल्यू नेट 0 है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। डेल्टा के 0 है ना, तो इसकी जगह कभी भी मैं डब्ल्यू एक्सटर्नल रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं कुछ कंसेप्ट देखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। डेल्टा वी ये जो है, ये पूरा का पूरा क्या डेल्टा यू है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू, अगर ये पूरा का पूरा डेल्टा यू है तो ये हो गया डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू, यानी कि मैंने रिलेशनशिप निकाल लिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है, नेगेटिव डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है, क्या यही डब्ल्यू एक्सटर्नल है? यानी कि नेगेटिव डब्ल्यू इलेक्ट्रिक ही तो डब्ल्यू एक्सटर्नल है। तो अगर मैं इसकी जगह डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख दूं तो क्या मैं डेल्टा वी को कहां गया? हाँ, यहां पे डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल को डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख सकता हूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैन बी गिवन एज चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज करूंगा मैं। तीसरी चीज जो मैं यहां पे डायरेक्टली देख सकता हूं, वीपी और ईडीआर में रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्टली अगर मुझे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूंगा, इंटीग्रेशन सोल्व कर दूंगा और पोटेंशियल आ गया। यानी कि चैप्टर 2 में चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, याद कर लो, है ना? उन सब के लिए पोटेंशियल निकाला जा सकता है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रख दो, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो ये अच्छे से समझ लो, ये 3 रिलेशनशिप अच्छे से समझ लो। ये रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये रिलेशनशिप है एक्सटर्नल वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये तीनों रिलेशनशिप बार बार काम आएंगे इसमें, ये तीनों अच्छे से याद कर लो। आज की क्लास अपन यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि आज अपन ने बहुत डीप में बहुत कुछ पढ़ लिया है। इस क्लास को फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से बार बार अच्छे से समझ के कर लेना, क्योंकि अगर ये क्लास समझ में आ गई, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, तो इस पूरे चैप्टर में हर चीज़ बहुत आराम से, बहुत प्यार से होगी और बहुत मज़े से होगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इसको रटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छे टॉपर लोग इसको रट के जाते हैं, पर उनको समझ में कुछ नहीं आता है। इसको रटोगे तो आगे के इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन रटने पड़ेंगे। अब सोच लो, या तो इसको समझ लो, और कितना आसान है,
इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आराम से देखना। पिछले 1-2 वीडियो में आप लोग बहुत ही टाइम पास कर रहे हो। चैप्टर 2 के वीडियो आपने नहीं देखे हैं, 10, 15, 20 बच्चों ने देखे हैं। कहाँ तो चैप्टर 1 में 100-150 व्यू जा रहे थे अपने। तो प्लीज़, क्लासेस बहुत लंबी ऑनलाइन चलने वाली हैं, बहुत लंबा लॉकडाउन चलने वाला है। आप लोग अपनी तरफ से सीरियस काम करना स्टार्ट कर दो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग भी एक मुसीबत में हो। आप लोगों को भी सडनली किसी ने बोल दिया ऑनलाइन पढ़ो। मुझे भी, बिलीव मी, ऐसे पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता है। मैं क्लास में जो हरकतें कर सकता हूँ ना, मैं यूट्यूब पे कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इतनी गर्मी में, इतना सब कुछ टेंशन में अपना 100% लगा रहा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, हर टीचर आप लोगों के लिए लगा रहा है, हर टीचर लगा रहा है। तो आप लोग भी अपना सिंसियर एफर्ट्स लगाना चालू कर दो। इस वीडियो को 2-3 बार देखना। अब से हर वीडियो में आपके कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक आने चाहिए, वरना थोड़े दिन बाद मेरा मूड सरक जाएगा। फिर अगर मैं कुछ करूँगा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मेरे पेशेंस की लिमिट मत टेस्ट करो। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो जानते हैं मैं बहुत सनकी किस्म का टीचर हूँ। मैं जितने डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ ना, फिर उतने डेडिकेशन से छोड़ता भी हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बार बार देखना, समझना हर चीज़ को अच्छे से। सारी इक्वेशन, नोट्स आपके पास पहले ही पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के, तो नोट्स के साथ देखना, सब कुछ समझ में आएगा। 2, 3, 4, 5, 10 बार देखो। ये वीडियो समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये रटा तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है ना, ध्यान रखो, लग जाओ मेहनत में। अब दिन रात एक कर दो। मुझे मेरी क्लास के एक भी बच्चे का 1 नंबर कटते हुए नहीं दिखना चाहिए एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में, वरना इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। वरना मैं भी बाकी टीचर्स की तरह रटाना चालू कर दूँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जय हिंद।